पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हिंसा के सबूत, लगातार कारतूस मिल रहे हैं। संभाल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, हिंसा प्रभावित इलाकों में सबूत लगातार मिल रहे हैं। पुलिस को फिर से 3 सबूत मिले हैं। कब्रिस्तान से कारतूसों को बरामद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि 7.65 बोर का एक कारतूस खोखा भी बरामद किया गया, इससे पहले भी बरामद किया गया था। 12 बोर के 2 रिस्फायर कारतूस को भी यहाँ पर बरामद किया गया है। तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 12 बोर के कारतूस में एक मेड इन यूएस है। मेड इन यूएस का हथियार भी देखिए वहां पर मिलते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और इससे पहले भी पाकिस्तान मेड कारतूस मिले थे और इस बार आपको हमने बताया कि मेड इन यूएस कारतूस मिलते हुए नजर आया है। पूरे इलाके में अभी भी लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आ रही है और अब देखना होगा कि किस तरह से आगे पुलिस को क्या मिलता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। तो देखिए, जांच पड़ताल तो जारी है। न्यायिक आयोग की टीम भी अपनी जांच कर रही है, लेकिन संभल में पर्यटन पॉलिटिक्स जारी है और पर्यटन पॉलिटिक्स के जरिए लगातार सियासत की जा रही है और यहाँ पर राजनीतिक जो रोटियां हैं वो भी सेकी जा रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने अपनी अंदाज में जो उपद्रवी है, जो बदमाश है, उन्हें ललकारा है और साफ तौर पर संभल की जो तुलना है वो बांग्लादेश से कर दी है और कह दिया है कि जो 500 साल पहले बाबर ने किया था वही काम संभल और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के जरिए किया जा रहा है। किस तरीके से कहा है और किस तरीके से 2 टूक यहाँ पर क्लियर मैसेज दिया है उपद्रवियों को कि उन्हीं से जो भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होगी। रिपोर्ट बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। योगी आदित्यनाथ ने संभल के दंगाइयों की पोल खोल कर रख दी। योगी ने अयोध्या से साफ साफ कह दिया कि दंगाई उपद्रवी कहीं के भी हो, उनका डीएनए एक ही है। उपद्रवियों के बचाव में उतरे विपक्ष को योगी ने आईना दिखा दिया है। हिंसा की आग भड़काने वालों और उनके हिमायतियों पर योगी ने जोरदार प्रहार किया। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, यहाँ संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। योगी ने संभल की सच्चाई बताई तो विपक्ष को मिर्ची लगने लगी। वोट बैंक की खातिर दंगाइयों के समर्थन में खड़े कुछ दल योगी की बात हजम नहीं कर पाए और डीएनए की बात सुन अखिलेश भला चुप कैसे रहते। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो मानो संभल पर ज्यादा से ज्यादा फुटेज लेने की होड़ मची हो। वोट बैंक की खातिर दोनों दल एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हैं। तभी तो योगी के बयान पर सियासी घमासान मच गया। खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रेट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई है और ये सरकार उसमें आगे बढ़कर इन सब चीजों को कर रही है। कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबर को लेकर के कोई टिप्पणी करते हैं तो न जाने क्यों अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाता है। ये बाबर के साथ अखिलेश यादव जी का क्या रिश्ता है? अखिलेश जी के डीएनए की बात तो किसी ने की नहीं, लेकिन अखिलेश जी की अगर डीएनए जांच हो जाएगी तो किसी न किसी अपराधी आतंकी के साथ उनकी साम्यता स्थापित हो जाएगी। संभल पर सियासत न जाने कब खत्म होगी, लेकिन हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दो खोखे ये कब्रिस्तान संभल के गलियों के बीच ये कब्रिस्तान है जहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, उसके बाद ये खोखे मिले हैं। वहीं दंगाइयों पर योगी ने अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं कि एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए, नुकसान का खर्च उपद्रवियों से वसूले, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं, उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए, अधिकारी सघन सर्च ऑपरेशन चलाए,
योगी का निर्देश मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। दंगाइयों की पहचान तो की जा रही है, साथ ही आज जुमे की नमाज को लेकर के भी कड़े इंतजाम है। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें 34 लोग अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो लोग जेल जा चुके हैं। 83 ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम प्रकाश में आ चुका है। उन लोगों के पोस्टर भी चिपकवाए जाएंगे और उन पे इनाम जो डिक्लेयर है वो भी इनाम भी डिक्लेयर किया जाएगा। और बाकी 400 के करीबन ऐसे लोग हैं जो यूनिकली जिनके फोटोज आइडेंटिफाइड हैं, जिनके नाम लोगों से पूछताछ के आधार पे उनमें बढ़ाने की कार्रवाई है वो की जाएगी। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि दंगाइयों और उपद्रवियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। तो अब विपक्षी दलों को सियासत करना बंद कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संभल की जो लड़ाई है अब वो डीएनए तक आ चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक कह दिया है कि सभी उपद्रवी जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच संभल में कितने विवाद है ये आपको बता देते हैं। बोर्ड एएसआई का है, लेकिन कब्जा मुसलमानों का किया क्यों है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। इसके अलावा एएसआई की बिल्डिंग तो हिंदुओं के आने जाने पर रोक क्यों है? ये कहा जा रहा है कि एएसआई संरक्षित ये एरिया है तो यहाँ पर हिंदुओं के आवागमन पर रोक क्यों लगा दी गई है? मुसलमान लगातार निर्माण कैसे कर रखे हैं? वहां पर लगातार जिस तरीके से काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, वो कैसे हो रहा है? एएसआई ने मस्जिद कमेटी पर एक नहीं कई एफआईआर दर्ज करवाई है। एएसआई का आरोप है कि मुसलमान मस्जिद में घुसने नहीं देते हैं, रोक देते हैं, बाहरी जो चेक है वो लगा दिया गया है। एएसआई को संरक्षित इमारत में सालाना 2 बार जांच का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी एएसआई की टीम दाखिल नहीं हो पाती है, जांच नहीं कर पाती है, तो बड़े सवाल उठना लाजमी भी है। और आखिर जिस तरीके से यहाँ पर जो बाबर के प्रेमी है वो लगातार इस तरीके की हरकत कर रहा है, लेकिन दो टूक कह दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि वो बख्शे नहीं जाएंगे। और इन खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद अब नई सरकार बन गई है। जी हां, 10 साल में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन एक तरफ जनता के मुद्दों पर भी खरा उतरना है, दूसरी तरफ सहयोगियों को भी साधना है। ये चुनौती आसान नहीं है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। फडणवीस की शपथ, आगे विकास का पथ, मिली बड़ी जिम्मेदारी, जनता को आशा भारी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। वो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा बोलो, न जाने कब मुंह में सरस्वती का वास हो और आपकी बात सच साबित हो जाए। आज ये बात फडणवीस पर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। साल 2019 में सीएम पद से त्यागपत्र देते समय देवेंद्र फडणवीस ने यह लाइन कही थी। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। आज जब देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी पर आसीन हो चुके हैं, तब 5 साल पुरानी उनकी लाइन बिल्कुल